ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਚਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ युवा स्कॉलर राहुल तिवाड़ी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। तिवारी जी नमस्कार, सत श्री अकाल। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल। तिवारी जी आपका जो कार्य है एक धर्म परिवर्तन को लेके, एक ईसाइयत का जो प्रचार प्रसार जाल जो ब्रिटिशर्स एरा के आने से शुरू हो गया था और आज तक बड़ी तेजी से चल रहा, और पंजाब में खास तौर पे बहुत गहरा जाल इनका फैलता जा रहा है। जैसे कि हम जानते कि कोई भी परिवर्तन एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होता, एक सभ्यता का, एक संस्कृति का परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तनकारी लोग हैं जिन्होंने ये एजेंडा डिफरेंट फॉर्म्स में यहां फैलाया है, फैला रहे हैं, इनके हम पहले रूट्स में जाना चाहेंगे कि एक शॉर्ट में बताएं कि कब शुरू हुआ, कैसे इन्होंने ये शुरू किया और क्यों शुरू किया। ये कन्वर्जन टैक्टिक्स कैसे कहाँ से आई, ये सब चीजों के बारे में जानना चाह रहे हैं जी। गुरतेज जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही जी राम। ऐसे गुरतेज जी की जो एक जो ईसाइयत है ये लगभग क्या है, दो तरह के फेजेस में डिवाइडेड है। एक तो बहुत ज्यादा थियोलॉजिकल विषय में जाएंगे, लंबा भी हो जाएगा, लेकिन एक छोटे से पार्ट में मैं इसको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। जो जैसे मेरा बुक है उसके आधार पे भी कुछ एक विषय लाने का प्रयास करूंगा। इसमें इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है और अभी का जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी अगर हम बात करें वो क्या है। ऐसा है कि एक जो इनका फेज आता है वो एक पहले है जिसको डार्क एज, जो हम सब ने सुना ही होगा। 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी तक ये चलता है, पर्टिकुलरली 12वीं 12th सेंचुरी तक ज्यादा। और उसके बाद का एक फेज है जिसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड के वहां पे थोड़ा साइंटिफिक रेवोल्यूशन जैसे बोलते हैं होता है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन खैर वो होता नहीं है, लेकिन खैर उसकी अगर बात करें कि तो डार्क एज के बाद यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स की स्टडी स्टार्ट होती है, सोशल साइंसेस, फिलोसफी है, नाना प्रकार के जो भी हमारे अभी के सब्जेक्ट्स अगर होते हैं तो उसका एक संरचना और उसकी जो स्थापना होती है वो इसी फेज में लगभग इसी के बाद शुरू होती है। तो लगभग यहाँ पर एक बड़ा इंसिडेंट आता है जिसमें इससे पहले तक काफी हद तक यूरोप तक ही, टिल डार्क एज कह लीजिए या 12th 13th सेंचुरी तक ये यूरोप तक ही सीमित थे, ज्यादातर यूरोपियंस। इसके बाद थोड़ा एक्सपेडिशंस वगैरह होते हैं तो जिसमें कोलंबस जाते हैं भारत के, जिसके हम बहुत समय तक बिलीव भी करते थे कि भारत की डिस्कवरी हुई या भारत को डिस्कवर करा या अमेरिका को डिस्कवर करा। डिस्कवर एज इफ मतलब कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो टर्मिनोलॉजी भी इसी तरीके से हमारे सामने एकेडमिया में और बाकी सब जगह यूज होती रही है। तो खैर ये था कि लगभग 13th 14th सेंचुरी के आसपास ये सारे लोग इधर उधर जाते हैं और जिसमें और यूरोप में काफी एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जो एक बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट होता है और जो आज तक आज काफी जिसका बहुत इम्पैक्ट दिखता है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के इंग्लैंड से शुरू होता है, जहाँ पे जो किंग थे वहां के उनको उन्होंने ऐसा कहते हैं, जो मतलब लिखा होता है कि उन्होंने चर्च को अपने साथ मिला लिया और उसी के बाद कुछ 3 4 प्रोटेस्टेंट्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करा। इस प्रोटेस्टेंट्स जो है, ये प्रोटेस्टेंटिज्म जो है ये इसी प्रोटेस्ट से आया। तो वो 3 4 जैसे बड़े स्कॉलर्स हैं जिसमें एक मार्टिन लूथर का भी नाम आता है और जॉन कैल्विन, जिसको कैल्विनिज्म भी कहते हैं।
यहाँ से लगभग क्या होता है कि एक इनकी आपस में एक स्ट्रगल चलता है यूरोप में, जो कि लगभग लगभग सारे ही वहां पे, चाहे नॉर्वे है आपका, चाहे डच स्टेट था, चाहे आपका फ्रांस है, या कोई भी जो भी स्टेट है, हंगरी, सब जगह एक कैल्विनिज्म फैला, या जिसको कह सकते हैं हम प्रोटेस्टेंटिज्म, एक चीज फैली कि हमारे बेसिकली इसमें क्या है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, जिसको कई बार लोग ऐसा बताने का प्रयास करते हैं कि चर्च के खिलाफ थे। चर्च के खिलाफ नहीं थे, चर्च के खिलाफ होते तो वो अमेरिका में जाके चर्च नहीं बनाते। तो खैर, अब इसमें संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ यूरोप में एक स्ट्रगल चल रही होती है, जिसके लिए इनको एक सेफ ग्राउंड चाह रहे होते हैं। तो ईस्ट की साइड काफी एक इस्लामिक जो सत्ताएं थी काफी स्ट्रांग थी, तो ये लेफ्ट की तरफ अगर जैसे मतलब हम मैप को देखें तो अपना अमेरिका की तरफ इनको खाली स्थान मिला, जहाँ पे कॉलोनीज तो थी यूरोपियंस की, फ्रांस की, लेकिन ये की उतनी स्ट्रांग नहीं थी। और बहुत ज्यादा वहां पे क्रिश्चियंस थे भी नहीं, वहां पे भी कन्वर्जन वगैरह शुरू हो गया था, स्मॉल पॉक्स के नाम पे नेटिव इंडियंस का कन्वर्जन, और काफी तरह की टैक्टिक्स वगैरह भी उस समय चल रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा उसका उसका प्रभाव दिखने देखने को नहीं मिलता, जब तक ये जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टेंट्स, अगर जिनकी बात करें, जब तक ये वहां नहीं जाते। जब ये वहां जाते हैं अमेरिका में, तो 200 साल के भीतर, मतलब एक क्योंकि अपना वहां भी थोड़ी सी इनकी स्ट्रगल चलती, लड़ाई चलता है। अब क्योंकि इनका जो मत था कि जो चर्च है, चर्च रहना चाहिए, लेकिन चर्च का जो कंट्रोल है वो इनके हाथ में चाह वो अपने हाथ में चाह रहे थे। ऐसे जॉन विथरप भी थे वहाँ, मार्टिन नहीं, जॉन विथरप थे, हार्वर्ड एक इंडिविजुअल थे जिनके नाम पर हार्वर्ड इंस्टीट्यूट, या कह लीजिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनता है। तो ये बेसिकली ये फॉलोअर्स थे जॉन कैल्विन, मार्टिन लूथर या प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी के। अब ये यहाँ पर जब अपना हार्वर्ड इंस्टीट्यूट बनाते हैं, उसके बाद से लेके ये 200 साल तक जमा जमकर कन्वर्जन करते हैं, जिसमें इसका सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, तो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनते हैं। आप देखिए कि पहले स्मॉल पॉक्स के नाम पे जो हेल्थ प्रैक्टिस है, उसको टैक्टफुली यूज करा जाता है, जब ये प्रोटेस्टेंट्स वगैरह नहीं आए थे तब। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट बन गया आपका हेल्थ। दूसरा बड़ा मेजर पॉइंट बनता है आपका एजुकेशन। और आप देखिए पूरे विश्व में अगर आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे, या जहां पे भी क्रिश्चियनिटी सही तरीके से इवॉल्व हो पाई, या वहां पे कन्वर्जन अपना इवेंजेलिकल अप्रोच है सही से फैला पाई, तो वो इन्हीं दो बेसिस पे कर पाई है। सबसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाते हैं, उसके तहत ये बाकी जो आसपास के एरिया को चैनलाइज करना, वहां पे फुटफॉल क्रिएट करना, ये होता है। दूसरा हेल्थ के नाम पे। और इन्हीं दो पैरामीटर्स को लेते हुए, इन्हीं दो पैरामीटर्स को ध्यान में मतलब साथ में टूल्स को लेते हुए, इन्होंने विद इन मतलब आप ये मान लीजिए 15th सेंचुरी से लेके 14th 15th सेंचुरी से लेके आपका 19th सेंचुरी आने तक मास स्केल कन्वर्जन्स करे, जिसमें सबसे ज्यादा जो वहां के रेड जो नेटिव अमेरिकन थे, ऐसा नहीं कि पूरी जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो डेमोग्राफी है वो सारी की सारी यूरोपियन है, कई बार ऐसे बोलने का प्रयास करते हैं, ऐसा है नहीं। इन रियलिटी वहां का बहुत बड़ा चंक जो है वो वहीं का नेटिव ही है, जिसको दो चीजों के द्वारा कन्वर्ट करा गया, पहला एजुकेशन और दूसरा आपका हेल्थ। अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में 19th सेंचुरी के मिड तक इन्होंने काफी हद तक कन्वर्जन भी कर लिया था, और अपना एक बहुत बड़ा बेस सेटअप कर लिया था विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक हार्वर्ड, प्रिंसटन एंड एटसेट्रा। इसके बाद पूरे विश्व पे कैसे कंट्रोल करा जाए, क्योंकि पूरे विश्व को कंट्रोल कन्वर्ट करना इतना आसान तो है नहीं, पर्टिकुलरली इस अपने कल्चर से बहुत ज्यादा फिर इसलिए इसमें फिर क्या करते हैं, ये अपना इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से और नए रेप्लिकास खड़े करते हैं। भारत, जैसे भारत में अगर हम बात करें, तो भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादातर रेप्लिकास हैं यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज के। चाहे जेएनयू की आप बात कर लीजिए, चाहे आप जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप जो भी है, मतलब एजुकेशन तंत्र पे अच्छा कंट्रोल होने की वजह से आज के समय पे जो कंट्रोल है वो के लिए, चाहे क्रिश्चियनाइज्ड वैल्यूज को लेके जा रही है। जरूरी नहीं कि हर जगह कन्वर्ट कर पाएंगे या कन्वर्जन ही जा पाएगा। कई जगह आप क्रिप्टो क्रिश्चियन भी आजकल एक टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज हो रही है, तो बिल्कुल। उस तरीके से भी चलता है। तो पंजाब में भी सबसे जो ज्यादा बड़े टूल्स मुझे मेरी जानकारी, मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो लगता है, वो यही दो ही पॉइंट्स को उन्होंने लेके आगे बढ़े हैं, स्कूल आपका सॉरी एजुकेशन और हेल्थ।
जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे जो पहला प्रश्न पूछने वाला था वो अपने उत्तर आपने पहले ही दे दिया आपकी बातों में, क्योंकि मैं आपसे पहला प्रश्न पूछने वाला था कि पंजाब में ना बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, जैसे लाइक अंकुर नरूला है और बलजिंदर सिंह है और हरप्रीत दियोल है। इन्होंने ना अपने कुछ कॉलेजेस, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स एंड देन स्पोर्ट्स इवेंट, हन हॉस्पिटल आदि चलाते हैं। तो मेरा प्रश्न यही था कि क्या ये जो लोकल लोग हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए इनका ग्लोबल एजेंडा है? तो लेकिन ये आपने पहले ही इसमें कवर कर दिया। अच्छा, तो मैं ज्यादा बात करूंगा पंजाब के संदर्भ में, क्योंकि हम अपने पंजाब के लोगों को भी ये इन चीजों के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आपके कन्वर्ट करने के लिए पहला इनका जो है स्पोर्ट, जो है एजुकेशन एंड हेल्थ, जो इनके दो बेसिकली मेन टूल्स हैं। एंड जो अगला मेरा प्रश्न है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है, आवाज आ रही मेरी, राहुल जी? अच्छा, तिवारी जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि जब भी कोई इलेक्शंस आते हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, ठीक है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शंस हैं, या फिर लोकल एमसी के इलेक्शंस हैं, तो इनके दौरान एक एजेंडा चलाते हैं, ये मतलब नॉट वी कैन से, मतलब वही उस जानने के लिए कि अपने कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करते हैं, देन वो एक आजाद उम्मीदवार या पार्टी के तौर पे ये उम्मीदवार जो है वो वहां पे खड़े करते हैं। तो ये क्या मतलब दूसरा, मतलब दो टूल आपने बताए कि हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड देन क्या पॉलिटिक्स के जरिए भी ये ऐसा करते हैं? क्योंकि यार मतलब जो राजनीतिक सत्ता हासिल करना, तो मतलब क्या भी इनका एक एक ये एक बाद वाला जो सेकंड फेज वाला टूल्स है, मतलब इसको हम जियो पॉलिटिक्स पे देखें या हम एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे देखें, तो ये कहाँ तक है? क्या क्या इनका इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? इसके जी ऐसा है कि दो चीजों को ना स्पेकुलेट भी करते हैं कई बार, और इस पे कई बार डिस्कशंस भी होते हैं। और मैंने छत्तीसगढ़ में क्योंकि मैं रहा हूँ वहाँ पे ड्यूरिंग माय एमफिल डेज, वहाँ पे मैंने थोड़ा इनके इलेक्शंस वगैरह को थोड़ा सा ऐसे क्लोजली तो नहीं कहूँगा, बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच करा, बट हाँ ये कि जैसे ग्राम प्रधान वगैरह के, पंचायतों के इलेक्शंस वगैरह, और ये सब इलेक्शन थोड़ा मैंने देखे हैं। और थोड़ा बहुत जो वहाँ के स्टूडेंट्स लीडर्स वगैरह होते थे, वो उनसे भी मैं अपनी एमफिल के काम के रिगार्डिंग बातचीत वगैरह करता था। तो वहां भी क्या है कि एक जो जिस गांव में मैं रुका था, तरांदुल गांव का नाम है, वहां उसी के जस्ट थोड़ा सा आगे कुछ एक गांव पूरी तरह कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आप जो बता रहे हैं जो बनाते हैं, इसके दो कारण होते हैं। पहला तो ये होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो ऐसे ही नहीं होती। अब मैं एक गोंडवाना को लेके जैसे कुछ एक मूवमेंट चलते हैं, वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और बड़ी एक प्रभावशाली पॉलिटिकल पार्टी है। अब क्या वो पॉलिटिकल पार्टी से वो सिर्फ चुनाव के लिए खड़ी हो रही है, या ऐसे और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं, क्या वो सिर्फ चुनाव के लिए खड़ी हो रही है, या फिर मतलब इसके पीछे कोई एजेंडा है? इसके दो ही कारण होते हैं यूजली। एक तो पीछे डेफिनेटली एक एजेंडा होता है, और वो एजेंडा बेसिकली क्या होता है कि उसको एक मूवमेंट की तरह डे मतलब आप इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन ये चलता रहता है। और हम्म। उसके बाद प्रयास तो यही होता है, जो कि कॉमन एजेंडा और कॉमन एक मोडस ऑपरेंडी के तहत जब उसको लंबे समय तक कोई चीज लेके चलते हैं, मूवमेंट भी बनता है, और एक हर चीज का समय आता है। तो पेशेंटली उसको उन इश्यूज को लेके चलना, ताकि जब एक समय आए प्रभावशाली हो जाए वो वैसी पॉलिटिकल पार्टी या वो विचार जिसके जिन मुद्दों को लेके वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली क्रिश्चियन वैल्यूज को लेते हुए आगे बढ़ना, या जिसमें उनके कन्वर्जन्स को हेल्प मिल पाए। ये बेसिकली बाकी पार्टीज के लिए भी, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट करती हैं, उनको भी एक तरह का डायरेक्शन होता है, या एक तरह का आई मीन एक इशारा कह लीजिए। दूसरा इसमें एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी होता है, चाहे वो कांग्रेस होती है। ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूंगा बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इनके खिलाफ हो, खिलाफ तो नहीं कहेंगे, या मतलब जो जिनको क्रिश्चियंस का विचारधारा से वोट सहमत मिल नहीं है। सकता है। हम्म। हाँ, जिनको लगभग क्रिश्चियंस का वोट मिल सकता है, वहां पे ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी खेलते हैं कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे, तो हम देखिए आपके वोट काट देंगे, आप फिर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस तरीके से भी एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स होता है। और इसी वजह से देखिए पंजाब में
इतना बड़ा एक क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहे हैं, और वो लगभग ज्यादातर, जैसे हम कई कई बार कहते भी टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, राइज बैक कन्वर्ट वगैरह, या एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, और बहुत ज्यादा एकदम अंधविश्वास के विषयों को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन उस पर बोलने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे टच तक नहीं करना चाहती। मतलब मैं तो पर्टिकुलरली, अगर अभी मैंने बीजेपी को बहुत ज्यादा नहीं देखा, अगर वैसे पॉलिटिकल विषय मेरा नहीं है, लेकिन मैं अभी अगर सोशल मीडिया और बाकी सब उस पर देखें, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस विषय पे कोई बहुत ज्यादा पंजाब में सक्रिय नहीं है। तो इन विषयों को जो जो पॉलिटिकल पार्टी टच ही नहीं करना चाहती, तो अल्टीमेटली ब्लैकमेलिंग, ये जो टैक्टिक्स है, ये इस तरीके से यूज करते हैं। इसी इसी के दो कारण है। पहला, जैसे मैंने बताया कि अपना एक मूवमेंट होता है, दूसरा होता है अपना ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स। उसमें कई बार पैसा भी आता है, और कई बार पॉलिसीज भी आती है, और कई बार ये भी होता है कि अगर हाँ आप हमारी बात नहीं मानोगे, तो अगली बार हम आपका वोट काटेंगे, या इस बार वोट काट सकते हो। और आधे से ज्यादा, मैं बता रहा हूँ, मेरे छत्तीसगढ़ का एक्सपीरियंस है, आधे से ज्यादा ऐसे जो नए वोटर, नए पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं, या ऐसे लीडर्स खड़े होते हैं, ये बहुत जल्दी बैठ भी जाते हैं। ये मतलब पूरे चुनाव नहीं लड़ते, काफी सारे बैक ऑफ कर लेते हैं, या तो पैसे के लिए, या तो इनकी पीछे सेटिंग हो जाती है, जो कि यहाँ भी वही है। जी। बिल्कुल। अच्छा, तिवारी जी, 2-3 साल पहले एक भारत सरकार की रिपोर्ट आती है। सुरक्षा एजेंसियां, जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां पंजाब सरकार को एक रिपोर्ट देते हैं कि भाई साहब, पंजाब के जो सरहदी जिले हैं, जैसे फाजिलका है, फिरोजपुर है, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, ये जो जिले हैं, कि इनमें कन्वर्जन का जो है जोर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और इनमें धर्म विशेष की जो है धर्म स्थल है, वो मशरूम की तरह दिन ब दिन उगल रहे हैं। क्यों? हालांकि इनमें वो इतनी उनकी आबादी भी नहीं है, फिर भी ये क्यों है? तो उन्होंने एक चिंता स्पष्ट की थी केंद्रीय एजेंसियों ने। अब दूसरी बात, अब मैं इस बात पे आता हूं कि ये तो धर्मस्थलों की उन्होंने बात की। दूसरा, इनमें कन्वर्जन रेट है पंजाब के मुकाबले सरहदी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसके बारे में केंद्र सरकार भी पहले चिंता जता चुकी है कि हो सकता है कि ये देश को तोड़ने की साजिश भी हो सकती है ना, और इस पे वर्क करना चाहिए। और दूसरा कि ये जो बॉर्डर्स हैं, इनके जरिए, ड्रोन के जरिए आर्म्स, ड्रग्स हैं, वो सप्लाई होते हैं। तो क्या ये जो कन्वर्जन है और ड्रग्स एंड आर्म्स है, क्या इनका कोई आपसी कॉम्बिनेशन के नजरिया हो सकता है? कि क्या इनका कोई आपसी लिंक हो? या क्या मतलब ऐसे तो नहीं कि ये सिर्फ एक ओनली फॉर द ब्रेक टू इंडिया, कोई ऐसा जी। जी। कोई देखता हो, या कोई ऐसी घटनाएं और भी हुई हो? जी तिवारी जी। ऐसा है कि इसमें ना, मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसके संदर्भ में सरकार को मतलब सिर्फ सरकार ही नहीं, बेशक सरकार को भी कई बार जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अपने समय समय पर इनपुट्स वगैरह डेवलप देती रहती है, कि जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर ये सब गतिविधियां हो रही हैं। आपको सीमावर्ती क्षेत्र का मैं ऐसे बताऊं कि लगभग सीमावर्ती क्षेत्र पर्टिकुलर, जिसमें हमारे एनिमीज किनको कहे ना कहे, वो अलग बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान की हम बात करें, तो एक आपका हॉस्टाइल कंट्री तो है ही, हमारा हॉस्टाइल नेबर है आपका पाकिस्तान और चाइना। करंट डे चाइना जिसकी बात करें, तिब्बत का पार्ट एक पहले शेयर करता। तो यहाँ पर जितने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में एक विशेष धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन, अगर कोई टैक्टिक्स वगैरह कहीं उपयोग में आ रही है, तो उसका एक सीधा सा लॉजिकल रीजन यही होता है कि जितना, क्योंकि वहाँ की एक मेजोरिटी कम्युनिटी है, वो वहाँ पे उतना स्ट्रांगली इन सब चीजों को एक्ट नहीं कर पाएगी, अनटिल अनलेस वहाँ पे जो ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में, वहाँ पे आई मीन, ये जो भी आप धर्म विशेषों की अगर मैं बात ना करूं, ऐसे कई बार टर्मिनोलॉजी वो लग जाता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको आई। टारगेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने एक दो शब्द यूज करे, पहला शब्द आपने यूज करा, एक तो ये स्मगलिंग वगैरह का है ना, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स और ड्रग्स। आपको मैं बता रहा हूँ, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्रग्स, ये ये चाहे धर्म के कुछ चाहे हम इस्लामिक कम्युनिटी की बात करें, या यहाँ जहाँ क्रिश्चियन कन्वर्जन वगैरह हो रहा है, अगर उसकी भी बात करें, आप ये देखिए, इसका थोड़ा सा एकदम, ये हमारा भारत के
वेस्ट साइड पे है। आप ईस्ट साइड पे देख लीजिए, अभी हमारे सामने मणिपुर का इशू हुआ, जहां पे दो कम्युनिटीज की लड़ाई हुई। उसमें एक जो कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा, मतलब मैं अगेन किसी कम्युनिटी के ऊपर या किसी धर्म विशेष के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक हमारा मैती कम्युनिटी है, दूसरा हमारा जो कम्युनिटी जो है वो है। अब ये जो जो कम्युनिटी, ये मेजोरिटी क्या है, क्रिश्चियन मतलब बिलीफ वाली कम्युनिटी है, राइट। हाँ। एंड सबसे ज्यादा पॉपी कल्टीवेशन में यही कम्युनिटी वहां पे इंगेज है। सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग में ये इंगेज है, सबसे ज्यादा आर्म्स एंड अदर काइंड्स ऑफ स्मगलिंग में यही इंगेज है। इनफैक्ट भारत का जो ये बॉर्डर, ईस्ट बॉर्डर जहां शेयर होता है मणिपुर के पास, मणिपुर पे, इसमें भारत ही नहीं बल्कि म्यांमार सरकार भी बड़ा परेशान थी, क्योंकि वहां पे वहां का जो मिलिट्री होती है वो बहुत ज्यादा इनके साथ कोलैबोरेट, मतलब एक कोहेरेंस नहीं मेंटेन कर पाती। और अल्टीमेटली ये कम्युनिटीज क्या होती है, क्योंकि आपको कन्वर्जन्स के लिए, बहुत तरह की इलिसिट एक्टिविटीज के लिए आपको चाहिए होता है पैसा। और पैसा आप देखिए कि हमारा भी केंद्र सरकार ने FCRA जो थोड़ा स्ट्रिंजेंट करा है, उसकी वजह से जो विदेश से पैसा है वो ज्यादा नहीं आ पा रहा, उसमें नकेल कसी है, ये कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। अब बात रही आपको पैसा चाहिए, आपको इलिसिट एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फिर आपको जो पैसों के लिए फिर आपके पास दो ही तीन तरीके होते हैं, आर्म्स और ड्रग्स वगैरह, ये सारी गतिविधियों पे करना। और यही जो पंजाब में हो रहा है, ये इट इज वे सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर और इन वेरियस स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो यस। आज को जो हम पंजाब में देख रहे हैं, कल को वो, भगवान न करे, अगर कल को ऐसा भीषण स्ट्रगल आने वाले समय में हमें देखने को मिले, तो उसके लिए मैं तो एटलीस्ट अचंभित नहीं होऊंगा। क्योंकि आज जो चीजें चल रही है उसमें कोई नकेल नहीं कसी जा रही, ना ही स्टेट की वजह से, ना ही स्टेट की तरफ से। और इनको क्या होता है, एक और चीज मैं बस इसमें छोटा सा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ड्रग्स और आपका आर्म्स, इनको क्या होता है, सरकार ज्यादातर क्राइम के तौर पे लेती है, इसको बहुत स्ट्रेटजिक इशू नहीं लेती है कि ये दो चीजें कित आपका कन्वर्जन, आर्म्स एंड ये ड्रग्स, ये तीनों चीजें जब मिलती है तो एक बहुत भयावह रूप लेती है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और आज जबकि आपके पास लेफ्ट साइड पे, जो ईस्ट साइड, अगर सॉरी वेस्ट साइड अगर बात करें, वहां पे आपके पास एक हॉस्टाइल स्टेट है, दैट इज पाकिस्तान। और हम देख ही रहे हैं कि जैसे म्यांमार में काफी हद तक चाइना के आर्म्स का बहुत ज्यादा मतलब पकड़ में चाइना के आर्म्स आए थे। तो अल्टीमेटली हमारे देश के लिए, हमारी अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है जी। अच्छा, अगला प्रश्न जिस पे विचार चर्चा हमें करनी बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट समझती, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे लोगों से भी मिलते हैं कई बार, और वीडियोस भी सोशल मीडिया पे अक्सर देखने को मिलती है। और ये तय है कि जो भी हमारा हरिजन समाज है या वो आदिवासी समाज है, उनका ये टारगेट करते हैं, है ना। पहला प्रश्न है कि उन्हीं को क्यों टारगेट करती, एक तो ये। दूसरा इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि ये उनको बहुत सी चीजें कहते हैं कि आप जब वो बंदा परिवर्तन हो जाता है उनकी विचारधारा में। सेकंड, ये उनके कहते हैं कि जो भी जिनके आप वर्शिप करते हो, देन योर गॉड गॉडेस, जो भी उनकी प्रतिमाएं हैं, उनकी फोटोज हैं, वो आप बाहर फेंको। इवन की प्रसाद भी नहीं खाना अगर कोई दे तो। राइट। कि एक उनके दिमाग में रहा कि आपको ये दलित समझते हैं, आपको ये बहुत सारी नाम ले, तो नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि आपको ये फला समझते हैं, ये ऊंची जात वाले हैं, ये जात। तो क्या जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनमें कोई फिर दलित या ऊंच नीच नहीं होती क्या इनमें? ऐसा या फिर होता कोई तो मतलब मुझे नीच नहीं लगता है रहता, या कि, क्या इनमें कोई सिस्टम सब इक्वल है इनमें? आपको मैं बता दूं, चाहे कम्युनिटी, इस्लामिक कम्युनिटी की बात करें, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, और कई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं। छत्तीसगढ़ का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जी। वहां पर एक शायद आदिवासी समाज था या शेड्यूल कास्ट समाज से थे। तो वो क्रिश्चियन ही थे, मतलब क्रिश्चियन, वो पूरा जो भी वैल्यूज उसी के साथ चलते थे। अब क्योंकि ही बिलोंग टू SC और ST स्टेटा, या मार्जिनलाइज कम्युनिटी के स्टेटा को ही यूज टू बिलोंग। तो डेथ हुई, तो उनको जब वहां पे जो क्रिश्चियन सिमेट्री है वहां दफन वफन करने जा रहे थे, तो वहां पे उनको वो जगह नहीं दी। और क्योंकि वहां पे सो कॉल्ड अपर कास्ट क्रिश्चियंस थे,
और वहां पे जगह नहीं हुई, बड़ा संघर्ष हुआ। तो अल्टीमेटली उसके बाद फिर जो वहां के कुछ स्थानीय हिंदूज थे, हम्म। उन्होंने ही उनका बिब्लिकल या कह लीजिए क्रिश्चियन पूजा पद्धति से ही उनका संस्कार। अपना जो लास्ट राइट से या फ्यूनरल लास्ट वो रिचुअल। कराया। राइट। तो एक तो ये मैंने आपको एग्जांपल कोट करा, और ऐसा एक एग्जांपल ऐसा नहीं है। आपको केरल में आज भी ये जो जिस मतलब अपर कास्ट और लोअर कास्ट इन सब चीजों की बात करते हैं, ये कभी कन्वर्जन से दूर नहीं होता। कन्वर्जन से दूर हो गया होता तो आज भी आप देखिए अंसारी हैं मुसलमानों में, ओबीसीज में आते हैं, कसाई हैं, ठीक है, दे आर डिफरेंट कम्युनिटीज। आज भी वहां पे कन्वर्टेड जो कम्युनिटीज हैं, मतलब जो बिलोंग जो जिस मतलब मार्जिनस कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, वो कन्वर्ट हुए, तो उनका जो एक इस सोशल स्टेटस है आज भी वो नहीं बढ़ा। आज भी उनको वही बोला जाता है जो पहले बोला जाता था। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हमारे पास, अगर सोशल मीडिया पे जाएं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको बहुत से मिल जाएंगे। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि जैसा आपने बताया कि ये सब जो कन्वर्जन्स वगैरह होते हैं, तो इनमें अल्टीमेटली कम्युनिटीज वगैरह में हो जाते हैं, तो इसमें क्या उनके उसमें है या नहीं। आप ये देखिए कि अ, इसमें अपना क्रिश्चियनिटी में, मतलब अगर हम इधर वेस्ट की तरफ बात करें, तो इसमें दो बड़े धड़े बने। एक, आप अभी तो ऐसे कई धड़े बने हुए हैं, लेकिन वैसे फॉर एग्जांपल मैं दो बड़े धड़ों की बात करूं। एक आपका जो चर्च ऑफ इंग्लैंड वाला जो, या जो कैथलिक्स की बात कर लें, और दूसरा आपका प्रोटेस्टेंट्स की। तो इनकी सिर्फ एक बात के ऊपर, पादरी और चर्च, इनके कंट्रोल के ऊपर को लेकर लड़ाई हुई थी। और उसको लेके इतना भीषण संघर्ष चला, इतना भीषण लड़ाई झगड़े चले कि मतलब खूनी संघर्ष चले। आप ये देखिए भारत में, अगर हम भारत की बात करें, हमारे में हम मान सकते हैं कि 1000 साल के इस कालखंड में कई तरह की ऐसे कुछ दिक्कतें आई, या 2000 सालों में कुछ एक दिक्कतें आई, उसको समाज ने सोशल रीजनिंग के तौर पे काफी ठीक करने का प्रयास करा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद समाज में आज के समय आप देखिए, गांव में तो ज्यादा नहीं, तो अभी थोड़ा बहुत कुछ कुछ गांव में रह गया है, लेकिन शहरों में तो ऐसे जो सोशल एक रीजनिंग के बात के समाज में काफी हद तक समरसता आ गई है। और इनके बाद भी इस समरसता लाने के पीछे कोई भीषण संघर्ष नहीं हुआ, कोई इसमें खून खराबा नहीं हुआ, कोई इसमें कम्युनिटी बेस्ड वायलेंस नहीं चले दूर दूर, मतलब सदियों तक। तो ये भारत की ही ऐसी व्यवस्था है, भारत का ही ऐसा विचार है कि समावेशी विचार है, जिसकी वजह से अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो हम उसको इनकलकेट कर सकते हैं। ये भारत का विचार ही कर सकता है, ना कि कोई विदेशी विचार। और ये बिल्कुल। विदेशी विचार के पास कोई अगर ऑप्शन होता, तो आज तक आप देखिए, चाहे वेस्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप वेस्ट एशियन कंट्रीज की बात कर लीजिए, पर्टिकुलरली अगर जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, तो वहां पे सिर्फ, चाहे कम्युनिटी के नाम पे, चाहे रेस के नाम पे, चाहे मतलब सेक्स के नाम पे, आज भी कैसे भीषण संघर्ष चल रहे हैं। जी राहुल जी, एक आखिरी प्रश्न, और 2-3 मिनट्स में आपका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक टर्म्स है बहुत से लोगों ने सुनी है, लेकिन वो सोच रहे थे कि ये होता क्या है। क्रिप्टो क्रिश्चियन, राइट? ये क्या है? एंड सेकंड, इसी के साथ जुड़ा सवाल कि जिस तरह से, जिस तेजी से पंजाब में ये हालात बनते जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन होता जा रहा है, अपने एक्सपीरियंस के जो आपका कार्य है, क्या देखते हैं कि पंजाब में 10-20 साल में पंजाब क्या होगा, क्या हालत होंगे पंजाब? पहले तो ऐसा है कि जो ये क्रिप्टो क्रिश्चियन जो टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत फेमस हो रही है, मतलब आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो मेरी बुक से मैं कोट करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक महिला है, मैं अगेन, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है सो कॉल्ड मार्जिनल सेक्शन, तो एक उसमें इक्वालिटी लैब्स एक फाउंडेशन है आपका यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसको किंग स्टडी सर्कल के द्वारा बैक करा गया। उसमें एक महिला वहां की, मतलब अपना कास्ट को लेके कास्ट सेंसस निकालती है 2016 में। और 2016 में वो ऐसा क्लेम करती है कि 2012 में जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जो कि केंद्र है लेफ्टिस्ट का, इस्लामिस्ट का, और भी जो क्रिटिकल रेस थ्योरी में बिलीफ रखते हैं, उन सब का केंद्र है। वो कहती मेरे साथ 2012 में वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन उसका कुछ एविडेंस नहीं दिया, कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुआ। और हम्म। 2016 में वो एक अपना पैरामीटर, वट एवर पैरामीटर शी यूज्ड, तो उसके बेसिस पे अपना जाती है कि यूएस में बहुत ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है।
वो महिला वो कहती है कि मैं बुद्धिज्म को बिलोंग करती हूँ, मैं बुद्धिज्म फॉलो करती हूँ। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, उसके जो पिताजी तो ठीक है चलो हिंदू थे, लेकिन उसकी माता जी क्रिश्चियन फेथ में ही रही। और मोरलेस उसका भी मतलब, क्योंकि जितना भी अगर देखें वो कोई बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, बुद्धिज्म अगर कोई बुद्धिज्म को फॉलो करे सही से, तो वो सनातन वैल्यू से दूर नहीं हो सकता। क्योंकि बुद्धिज्म में वो सनातन मतलब बुद्धिज्म और सनातन कोई अलग नहीं है, ये एक ही मतलब घर की शाखाएं हैं। और वो पद्धति जो महिला मिक्स। वो पूरे एक एक, हाँ जी, एक एक ऐसा कोई कतरा नहीं छोड़ रही है जिसमें हिंदूज को, एशियन डिसेंडेंट्स को, मैं हिंदू की भी अलग बात कर दूं, इंडियंस को भी छोड़ दूं, वो एशियन डिसेंडेंट्स के खिलाफ इतना उसके अंदर हेट आ रखा है, ईस्ट सिविलाइजेशन के खिलाफ, कि वो सारा वही चीजें परोस रही है, कर रही है जो कि उसके जो प्यूरिटन मास्टर्स या कह लीजिए क्रिश्चियन जो गार्जियंस है वो करवाना चाहते हैं। तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस आर नथिंग बट फॉक्स, यू नो, हाइडिंग बिहाइंड वो यस, कहते हैं जो यस, इसके द जियो टर्म्स। so it's a camouflage, it's a camouflage term which is being used across it's a camouflage which is being used by so-called uh, Buddhist or Hindus many times. So that's why ये क्रिप्टो क्रिश्चियन कुछ नहीं, क्रिश्चियंस ही है, बट उन्होंने अपना एक एक कैमोफ्लेज, एक नकाब ओढ़ा हुआ है। और ये लोग एक्सपोज हो भी रहे हैं बहुत जल्दी, और हो भी रहे हैं, आगे भी होंगे जी। And in the end, within few lines, what you see about Punjab in upcoming 10 or 20 years, क्या देखते हैं कैसा होगा पंजाब? जी जी, मैं जैसे आगे। पंजाब के लिए तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, पंजाब और हरियाणा के लिए भी। और ये चीज सिर्फ पंजाब में रुक जाएगी मुझे लगता है, ऐसा नहीं है। बहुत समय से एक तो एक फेज भी था जिसमें अंग्रेजों के समय भी कई सारी मिशन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो आई यहाँ पे काम करी कई बार, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ। मिड भारत में तो मध्य भारत जिसकी हम बात करें वहां पे काफी हद तक इन्होंने परकुलेट करा है, पर लेकिन नॉर्थ में नहीं कर पाए ड्यू टू इस्लामिक स्ट्रगल जो काफी समय तक चल रहा था, और जी। हिंदू मुस्लिम इश्यूज की वजह से। लेकिन अब क्योंकि वहां पंजाब एक काफी स्टेबल, मतलब अभी तो स्टेबल नहीं है लेकिन स्टेबल स्टेट जो पंजाब हरियाणा जो ये नॉर्थ के क्षेत्र है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा परकुलेट नहीं कर पाई। लेकिन अब ये करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें दोनों दो ही इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ, और भी नाना प्रकार का फेलोशिप वगैरह के लिए। पंजाब का एक और चीज मैं उसकी कोई अभी मैंने भी सोच एक इंस्टा रील पे ही देखा कि आजकल क्या है कि वेस्ट में पास्टर्स और इनकी भी बड़ी डिमांड चल रही है, और हम जैसे जानते हैं कि पंजाब का यूथ बहुत ज्यादा मतलब उसको अपना वेस्ट में They जाना are चाहता है, mad for बसना चाहता है, West. अपनी नौकरी करना चाहता है ना। तो वो भी एक रीजन दिख रहा है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी कन्वर्ट होकर जाना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा, इसका मेरा बहुत ज्यादा कंसर्न है, ये हरियाणा, हिमाचल, ऐसे जो बाकी क्षेत्रों की तरफ लेके जाएगा। और ये सिर्फ ये देखिए, कोई पूजा पद्धति में जाए तो उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, कोई किसी, कोई सनातन को माने, कोई इस्लाम को माने या किसी, लेकिन इसके पीछे कोई एजेंडा है क्या? तो एजेंडा है, जो हम आज देख रहे हैं। आज को जो जू कम्युनिटी है वो एक समय अंग्रेजों से लड़ी थी, उन्हीं ईसाइयों से लड़ी थी, और आज को यही जू कम्युनिटी अपने ही भाई बहनों के साथ लड़ रही है। तो कल को कोई कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 10-20 साल बाद यहाँ पर भी भीषण संघर्ष हो रहे हो, और उसमें सबसे बड़ा एक क्या चीज रोल प्ले कर रहा होगा? स्मगलिंग, और आप स्मगलिंग ऑफ हाँ, आर्म्स एंड drugs. ये आई मीन ड्रग्स एंड अदर थिंग्स। तो दिस इज द स्टेट आई एम वेरी कंसर्न अबाउट ऑल द स्टेट्स ऑफ But नियर we बाय wish नेबरिंग and स्टेट्स ऑफ hope पंजाब। माहौल यहाँ का अच्छा रहे और पंजाब सेफ रहे। एंड आप जैसे स्कॉलर्स की, आप जैसे यूथ की हमें बहुत जरूरत है, जो अपनी किताब के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हमें जगाते रहें कि जागो, दिस इज द वर्स्ट सिचुएशंस आर अपकमिंग एंड यू शुड फाइट अगेंस्ट दोज रेडिकल थॉट्स एंड सिस्टम्स। सो राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को क्लियरली, कम शब्दों में सब कुछ दिखाया। और फिर जल्दी किसी नए विचार और मुद्दे के साथ हम आपको याद करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। नमस्ते, नमस्ते, सत श्री अकाल।